हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ऐसा इसलिए कि आप जिस समय भी हमारी वीडियो देख रहे हो, हमारा अभिवादन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं CRPC 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यूज किया है एक वर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता यानी संहिता, ठीक है, यानी कि प्रोसीजर कोड। कोड में, एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि कोड क्या होते हैं। कोड ये होते हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, तो उन लॉज का कोडिफिकेशन करके उनमें एकीकरण को लाना, जो किसी स्थान विशेष के लिए एक ही कोड काम करेगा, या देश के लिए वो काम करेगा, या वो किसी स्टेट के लिए काम करेगा। कहने का मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कोड है, कोड को 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। अब 9वीं अनुसूची से मतलब क्या होता है, क्योंकि 9वीं जो अनुसूची होती है वो पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स को जो है कंट्रोल में रखती है कि उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनेक्टमेंट की। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इनेक्टमेंट होते हैं, यानी कि जो एक्ट होते हैं, वो पार्लियामेंट द्वारा तैयार किए जाते हैं, है ना, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको अनुमोदन या उनको एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब वो एक्ट बनता है। जबकि कोड ऑलरेडी बने हुए एक्ट, बने हुए जो भी अधिनियम होते हैं, उनका एकीकरण करना वो कोड कहलाता है, ठीक है। और एक्ट क्या कहलाता है कि संसद द्वारा मुद्दों पर विचार करके राष्ट्रपति महोदय के पास उसकी संस्तुति लगवाना, तो वो होता है एक्ट। अब बात करते हैं हम ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा डायरेक्ट कोई कानून पास किया जाता है विदाउट पार्लियामेंट, तो ये हमारा होता है ऑर्डिनेंस। तो तीनों चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे अपने लॉज की। तो लॉज दोस्तों, हमारे एक तो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, एक हमारे होते हैं प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। तो जो सब्सटेंटिव लॉज हैं, सब्सटेंटिव लॉज हमारी बात करते हैं, एक तो ये करता है सिविल लॉज के बारे में बात। सिविल लॉज का मतलब होता है ये राइट एंड रेमेडीज की बात करता है। जो सिविल लॉज है इसमें केवल आपके राइट्स एंड रेमेडीज, राइट्स यानी कि अधिकार और रेमेडीज यानी कि उपचार, ठीक है, इनकी बात करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोसीजरल लॉ की, तो प्रोसीजरल लॉज होते हैं उसको कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि, ठीक है। जैसे CRPC है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये हमारा जो है प्रक्रियात्मक विधि है। इसमें दो पार्टीज होती हैं। कौन सी? एक तो होता है स्टेट, क्योंकि कोई भी क्राइम अगर किया जाएगा वो पूरे स्टेट के अगेंस्ट ही क्राइम किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मीन्स होता है दोस्तों दोषी। जो दोषी जो भी कार्य करेगा वो पूरे पब्लिक के, सोसाइटी के अगेंस्ट करेगा, है ना। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसके अंदर में, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो यहाँ पर जैसे सब्सटेंटिव लॉज में राइट एंड रेमेडीज की बात की गई थी, इसी प्रकार से दोस्तों प्रोसीजरल लॉज में केवल हम पनिशमेंट की बात करते हैं, यानी कि दंड की बात करते हैं। इसमें दंड विधान है। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये क्या है, इसकी जन्म कैसे हुआ, ये कैसे पैदा हुई, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, यानी कि CRPC थी, सबसे पहली फर्स्ट CRPC थी हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852, ठीक है। यानी
एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट था जो 1852 का था, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 1865 का। पहले 1852 का था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद था हाई कोर्ट प्रोसीजर कोर्ट 1865 का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने सीआरपीसी की जो रिपोर्ट्स हैं, किन किन आधार पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, इनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 14th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमेटी ऑफ इंडिया थी, जो 14th लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट थी, एक थी हमारी 14th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1958 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1958 में देन 37th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमेटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 37वीं पेश हुई, ये आई थी हमारी 1967 में। उसके बाद हमारी आई 41वीं जो आई थी हमारी 1969 में। उसके बाद हमारी जो लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है वो आती है हमारी 1973 में, नहीं 41 के बाद में आती है हमारी जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट 1970 में, ठीक है। जॉइंट कमेटी ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के ऊपर जो जॉइंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो कोड की रिपोर्ट थी, वो 1970 में आई थी, ठीक है, 1970 में। ये हमारी जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? जॉइंट कमेटी। अब हम दोस्तों बात करेंगे फाइनली हमें जो सीआरपीसी मिली वो कब मिली, कैसे मिली। ये हमें जो मिलती है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ लीगल एड, यानी कि प्रोसेसुअल जस्टिस टू द पीपल 1973, यानी कि ये जो रिपोर्ट आई थी हमारी 1973 की, जो फाइनली हमारा सीआरपीसी एक्सेप्ट किया गया। तो ये हुआ था हमारा जो लीगल एड, जो प्रोसेसुअल जस्टिस की जो रिपोर्ट थी वहां से आया। अब उससे पहले कि जो हमारी सीआरपीसी लागू थी, प्रचलन में थी, वो 1898 की सीआरपीसी प्रचलन में होती थी, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1852 में मैंने, अभी आप कहेंगे कि सर आपने 1852 में बताया था, 1852 में मैंने बताया है क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट। जो क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट था वो 1852 में लागू हुआ था, लेकिन जो सीआरपीसी पहले थी 1973 को फाइनल होने से पहले की जो सीआरपीसी थी वो थी हमारी 1898 की। 1898 की सीआरपीसी हमारी लागू थी, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको समझ में आई हुई, यानी कि इस तरीके से जो हमारी सीआरपीसी है, सीआरपीसी का जन्म हुआ। अब हम इसमें बात करेंगे इसके जो कितने इसमें अध्याय हैं, कितने इसमें अनुसूचियां हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी के अंदर की बात करेंगे। सीआरपीसी के अंदर में टोटल 484 सेक्शंस हैं, और इसके अंदर में जो शेड्यूल्स हैं यानी कि अनुसूचियां हैं वो है 2, ठीक है। और कुल अध्याय है इसमें 37, और ये जो एनफोर्स हुआ था यानी कि जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1974 से, 1 अप्रैल ऑफ 1974 से लागू हुआ था। अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि सीआरपीसी को हमेशा आईपीसी के साथ में पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो ये मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि जो पहला शेड्यूल है, भाई 2 शेड्यूल मैंने आपको बताए, एक तो फर्स्ट शेड्यूल बताया, पहली अनुसूची है ना, पहली अनुसूची में जो आईपीसी के सेक्शंस हैं 109 से 511 तक के सेक्शंस आते हैं पहली अनुसूची में, और जबकि द्वितीय अनुसूची में जो हमारे सेक्शंस आएंगे, अनुसूची ये आईपीसी के हैं महोदय, द्वितीय अनुसूची में 1 से लेके 56 तक, ठीक है, 1 से लेके 56 तक सीआरपीसी
कि जो सेक्शन है 476 के अनुसार भाई जो इसमें जो सेकंड अनुसूची है उसमें सारे प्रारूप हैं, यानी कि प्रारूप किस किस तरह के, कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट जजमेंट देंगे तो जजमेंट देने का प्रारूप क्या है, कोई एप्लीकेशन किसी अधिकारी को दी जा रही है तो किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में दी जाएगी, तो इसके अंदर प्रारूप है। पहली अनुसूची में 109 से 511 तक की आईपीसी है, ठीक है, और सीआरपीसी 476 के अनुसार सेकंड अनुसूची 1 से लेकर 56 सेक्शन है, जो प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग की बात करते हैं हमारे। तो ये तो हुई इसकी रूपरेखा की किस अनुसूची में क्या क्या है, इसलिए इसको आईपीसी के साथ पढ़ने से मजा आएगा और समझ में भी ये आईपीसी के साथ ही आएंगी। अब मैं आपको बता दूं जो प्रारूप है हमारा, तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अध्यायों के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं अध्याय यहाँ पे लिखता हूं मैं चैप्टर, और यहाँ पे लिखता हूं सेक्शन यानी कि धाराएं। जो पहला हमारा अध्याय है, पहला अध्याय में 1 से लेकर के 5 तक की धाराएं आती हैं। ये पूरा बेयर एक्ट के अकॉर्डिंगली आपका चल रहा है, पूरी धाराएं चलेंगी। इसमें आपका प्रिलिमिनरी आ जाएगा यानी कि प्रारंभिक आ जाएगा। प्रारंभिक में आपका क्या होता है कि इसमें इसका नाम, विस्तार और कुछ पदों की परिभाषाएं इसके अंदर में आ जाती है। चैप्टर नंबर 2 6 से लेकर 25 तक की धाराएं इसके अंदर में आ जाती है। चैप्टर 2 में 6 से 25 तक की धाराएं, ये हमारी बात करेगा दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। जो भी दंड न्यायालय है और जो कार्यालय हैं उनका गठन किस प्रकार से होता है। चैप्टर नंबर 3 की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 26 से लेकर 35 तक की धाराएं इसके अंदर में आती है। 26 से 35 तक की जो सेक्शन है वो इसके अंदर आते हैं। ये बात करता है न्यायालयों की जो शक्तियां हैं उनके बारे में, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में हमारी 37 से लेकर के 40 तक की है, ठीक है। 37 से लेकर के 40 तक की, हालांकि 36 को सेपरेट दिया गया वो है तो चैप्टर 4 में ही, ठीक है। जो 36 है केवल एक चीज के लिए है, जो हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उनकी शक्तियां इसके अंदर दी गई है 36 में, है ना, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, ठीक है दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 36 में केवल ये सेपरेट है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। बाकी 37 से लेके 40 तक की बात अगर हम करते हैं, 37 से लेके 40 तक की बात करते हैं, चैप्टर 4 के अंदर में ही बात कर रहे हैं। ये बात करेगा मैजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, ठीक है। जो मैजिस्ट्रेट महोदय और पुलिस को जो सहायता की बात की जा रही है वो 37 से 40 तक की सेक्शंस में, धाराओं में बात की जा रही है। और अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो 41 से 60 तक की बात करता है। अध्याय नंबर 5 यानी कि धारा 41 से 60। तो इसमें बात करेंगे व्यक्तियों की गिरफ्तारी, मतलब इसमें गिरफ्तारी का निरोध यानी कि गिरफ्तारी को रोका जाना, वारंट वगैरह हर चीज का मतलब एक तरीके से बात की जाती है, गिरफ्तारी से रिलेटेड जो बातें हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 की अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, छठे चैप्टर की अगर हम बात करें तो 61 से लेकर 90 तक है, ठीक है, 61 से लेकर 90 तक। अब इसमें कुछ एक चीजें हैं, जैसे 61 से 69 तक की अगर हम बात करें, यानी कि इसी के अंदर में 61 से अगर 69 तक की बात करें इसी के अंदर में, तो ये होता है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश। अगर आदेश दिया जाएगा, कोई क्रिमिनल है और वो पेश नहीं हो रहा है तो उसको हाजिर होने के लिए कोर्ट में किस तरीके से उसको मतलब प्रेशराइज किया जा सकता है। और वही 70 से लेकर के हमारा 81 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी का वारंट इशू कराने की जो बात करता है सीआरपीसी 70 से 81 तक की बात करेगा गिरफ्तारी के वारंट की। और 82 से 86 की बात करेंगे, 82 से 86 ये इसी चैप्टर में चला रहा है, छठे चैप्टर में। अगर कोई व्यक्ति, कोई दोषी अगर गिरफ्तारी नहीं देता है, गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाता है,
तो उसके लिए जो नोटिस वगैरह चस्पा कर देते हैं मकान में कि इसकी कुर्की हो जाएगी, है ना, तो उसको यानी कि जो भी उसकी संपत्ति है सारी चीज़ों की कुर्की पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर कर ली जाती है। तो ये 82 से 86 तक के सेक्शंस के बीच में बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के अंदर में 87 से लेकर 90 तक की अगर हम बात करते हैं, 87 से 90 तक के जितने भी सेक्शंस है सीआरपीसी के, ये बात करता है जो आदेशिकाएं हैं उनसे संबंधित जो अन्य नियम है उनके बारे में बात करेगा। तो ये हमारा छठा चैप्टर है, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। और अब बात करेंगे दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो जो 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर हमारा 91 से 105 तक की बात करता है, 91 से 105 तक की बात करेगा, जिसमें 91 और 92 जो सेक्शन 91 है और 92 है, ये पेश करने के लिए समन की बात करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है तो उसको समन जारी किया जाएगा। और 93 से 98 तक की अगर अपन बात करेंगे, 93 से 98 तक की, तो इसके अंदर में अगर बात की जाएगी तलाशी, जो तलाशी के लिए वारंट इशू करना। और 99 से 101 तक की, ये 99 से 101 तक की जितनी भी बातें होंगी वो होंगी तलाशी संबंधित साधारण उपबंध, जो भी जनरल प्रोविजंस होंगे तलाशी से रिलेटेड, उसके लिए बात करें, यानी किसकी तलाशी ली जानी है और किसकी तलाशी नहीं ली जानी। और 102 से 105 तक की अगर बात करेंगे, 102 से 105 तक की बात करेंगे, प्रकीर्ण की बात, जो प्रकीर्णन होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा 7वां अध्याय है, इसमें एक अलग चीज है, जो धारा 105 है हमारी, 105A से 105L, यानी कि इसके अंदर में 12 सब सेक्शंस हैं। जो मैंने 105A लिखा है, ए का मतलब सब सेक्शन है, क्लोज के अंदर है। और 105L, एल 12 नंबर पे एल आता है, ABCDEFGHIJK L 12 नंबर पे एल आता है। तो 105A से 105L तक ये 12 क्लोजेज हैं 105 की। इसमें कुछ मामलों में सहायता के लिए जो व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और संपारण के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ये 12 सेक्शंस है उसके अंदर में। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल में चलेंगे। अब इसको एक बार रेफ कर देते हैं फिर बताता हूं। तो जी आगे अगर हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 8 है, 106 से 124 तक के इसमें धाराएं आती हैं। ये क्या काम करता है, जो परिशांति कायम करने के लिए, परिशांति यानी कि हमारे समाज में वातावरण में चारों तरफ शांति कायम रखने के लिए और सदाचार रखने के लिए प्रतिभूति यानी कि गारंटी की बात करता है, ठीक है। और जो धारा अध्याय नंबर 9 धारा 125 से 128 हमारी जो बात करता है, वो बात करता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश की बात करता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को सता रहा है, कोई मतलब बच्चे अपने माता पिता को दुखी करते हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। ये धारा सीआरपीसी की 125 से 128 के बीच में बताया गया है। अब बात करेंगे जी अध्याय 10 के बारे में दोस्तों। जो हमारा अध्याय 10 है 129 से 148 तक की बात करेगा, यानी कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसका काम होता है लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। जैसे इसमें हमारा जो 129 से 148 की बात है इसके अंदर में, जैसे 129 से 132 की बात है, अगर कोई विधि के विरुद्ध जमाव होता है, यानी कि जैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं विधि के विरुद्ध, तो 129 से 132 के सीआरपीसी के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। 133 से 143 तक जो लोक न्यूसेंस है उसकी बात की जाती है। हालांकि लोक न्यूसेंस में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, है ना। तो इससे पहली जो वीडियो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 133 से 143 की सारी धाराएं मैंने डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है। और अब इसमें 144 जो है, 144 में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले, अगर मान लिया हमें ये लग रहा कि कोई ऐसा है कि खतरा होने वाला,
तो कहते नहीं धारा 144 लग गई। वो धारा 144 इसीलिए तो लगती है कि हमें लग रहा है कि भाई ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो कुछ झगड़ा वगड़ा करने की आशंका बढ़ सकती है, तो इसलिए धारा 144 लगती है। अब बात करेंगे जो 145 और 148 के बीच में बात करेंगे, जो स्थावर संपत्ति के विवाद होते हैं। स्थावर संपत्ति यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो स्थायी संपत्ति होती है, उसके बारे में जो अगर कोई विवाद होता है वो 145 से लेकर 148 तक के सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी में तय किया जाता है। ठीक है, अब कहाँ थे जी हम? अब थे हम 149 से अध्याय संख्या 11, 149 से 153 की बात करेंगे जी। तो 149 से 153 में पुलिस का जो निवारक कार्य होता है वो होता है। ठीक है, पुलिस का निवारक कार्य क्या होता है? मतलब चुनाव है, चुनाव में ड्यूटी लगी और मतलब झगड़े की उम्मीद है, तो इसके दौरान वो अपनी जो है कार्यवाही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अध्याय संख्या 12 की बात। जो अध्याय संख्या 12 है, पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां की बात करता है। यानी कि पुलिस को इत्तला प्रदान करना और उसकी जो जांच है, जांच करने की शक्तियां। और धारा 177 से 189 यानी कि अध्याय संख्या 13, अध्याय संख्या 13 वेरी खतरनाक नंबर है, वैसे डेंजर नंबर है ये अध्याय संख्या 13, जो जांच और निवारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता की बात करता है। ठीक है, यानी कि जो दंड न्यायालय हैं उनकी ये बात करेगा जो। ठीक है, और अध्याय संख्या 14 की अगर हम बात करें, जो 190 से लेकर 199 तक की बात करता है, जो 7 धारे सेक्शन है इसमें 190 से 199, यानी कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। अगर कोई कार्यवाही शुरू की जा रही है तो वे शर्तें कौन कौन सी हैं। अध्याय संख्या 15 की हम बात करते हैं, इसमें सेक्शंस दिए हैं हमारे 200 से लेकर 203 तक की, यानी कि इसमें मजिस्ट्रेटों से जो परिवाद की बात करते हैं उनका इसमें बात की जाती है, मजिस्ट्रेटों के परिवाद की बात। अध्याय संख्या 16 में जो बात की जाती है दोस्तों, वो की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। ठीक है, 204 और 210 की बात, मजिस्ट्रेट के सामने कार्यवाही को प्रारंभ किया जाना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अध्याय 17। तो दोस्तों अब ये हमारे जो अगले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 211 से 224 की बात करता है। ये बात करता है आरोप की। 18 225 से 237 तक की बात करता है, ये सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की बात करेगा, जो सेशन न्यायालय होते हैं। ठीक है, अध्याय संख्या 19 238 से 250 के बीच की बात करता है, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामलों का विचारण करता है। और उसके बाद अध्याय संख्या 20 251 से 259 की बात करता है, यानी कि मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों के विचारण की बात करेगा, जो समन के मामले होते हैं, समन के। ठीक है, इनके बारे में विचारण की बात करेगा। जो चैप्टर संख्या 21 है 260 से 265 तक की है। ठीक है, तो ये जो बात करेगा संक्षिप्त विवरण की बात करेगा। और चैप्टर संख्या 22 बात करेगा 266 से 271। 266 से 271 का मतलब होता है कि कारागार में जो परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। ठीक है, और अध्याय संख्या 23 272 से 299 की बात करेगा, यानी कि जांच और विचारण में जो साक्ष्य होते हैं उनकी बात करेगा। ठीक है, जांच और विचारण में साक्ष्य की बात करता है। अध्याय संख्या 24 यानी कि धारा 300 से लेकर के 327 हमारी होती है, 300 से 327 इसके अंदर धाराएं होती है, जो जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंधों की बात करता है, यानी कि साधारण उपबंध इनकी ये बात करता है। और 25 अध्याय 25 से धारा 328 से 339 तक की धाराएं हैं। और ये जो बात करेगा यानी कि अध्याय संख्या 25 328 से 339 तक की धाराएं, यानी कि जो विकृत चित्त अभियुक्त होते हैं उनके बारे में उपबंध होता है। विकृत चित्त से मतलब होता है जो मतलब अलग टाइप के होते हैं, मतलब पागल दिवालिया टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में जो विशेष उपबंध है उनकी बात करेगा। अध्याय संख्या जो 40 है वो बात करेगा, मतलब अध्याय संख्या 26 जो बात करेगा वो करेगा धारा 340 से 352 तक की बात करेगा। धारा 340 से 352 तक की, यानी कि न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। जो न्याय प्रशासन के बारे में मतलब उपबंध है
जो प्रभाव डालते हैं उनके बारे में उपबंधों की ये बात करता है। अध्याय नंबर जो 27 है हमारा, अध्याय 27 जो है हमारा 352 यहाँ आ गए, 353 से 365 की बात करता है, यानी कि 353 से 365 तक की बात करता है, जो बात करता है निर्णयों की, ठीक है, जो न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अध्याय, हमारे 10 अध्याय अभी रह चुके हैं, एक बार उनके बारे में बता दूं दोस्तों। एक और बात बता दूं, जैसे कि आप HGS वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, PCSJ वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें CRPC, IPC और CPC का बहुत बड़ा रोल है। इसका जो सिलेबस है उसमें ये मतलब आपके प्रीलिम, अगर आप यूपी स्टेट देने जा रहे हैं, यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, 3 स्टेट का एक ही पेपर, 3 स्टेट में एक ही पैटर्न है पेपर का, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट में इसमें GK भी आती है, अदर स्टेट में GK नहीं आती, ठीक है। उसके साथ IPC है, CPC और CRPC है, तीनों ही पेपर में आएंगी, प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी, यानी कि जो इसके 5 पेपर होंगे उनमें सभी में आएगी ये। तो ये पढ़ना बेहद जरूरी है। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप मतलब, तो धीरे धीरे हम इसको पूरा, अब हाँ, इसको याद करने का बड़ा टेढ़ी की खीर है, तो याद करना बड़े इजी वे में याद कराएंगे इसको, मतलब एक शॉर्टकट मेथड याद कराएंगे। जैसे अभी आपने बात करी 17 211 से 224 की बात कर रहा है, ये आरोप की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जितने भी आरोप हैं उनका, यहाँ चाहे वो मतलब किसी भी पुलिस पर आरोप हो या किसी कैदी पर आरोप हो, किसी, वो सब इसी के अंदर में बात की जाएगी आरोप की, यानी कि 211 से 224 में जो उपबंध दिए गए हैं, या 223 में, मतलब जो भी ये धाराएं हैं, सेक्शन से, ये याद करने बेहद जरूरी है। याद कैसे होंगे, इनको ऐसे लेंगे कि IPC और CRPC को दोनों को साथ में रखे, तब इनको हम याद करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 28 है हमारा, जो 366 से 371 तक के इसमें CRPC के सेक्शंस हैं, जो मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 19 372 से 394, इसके अंदर जो अपील होती है वो की जाती है। चैप्टर नंबर 30 के अंदर में 395 से 405, यानी कि निर्देश और उसका पुनरीक्षण की बात करता है। और 31 406 से 412 आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफर की बात करता है। अध्याय संख्या 32 413 से 435 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की ये बात करता है। जैसे 413 से 416 में मृत्यु दंडादेश है, 417 से 420 में कारावास है, 421 से 424 में जुर्माने का उग्रहण है, यानी कि उसी वाही करना, और 425 से 431 में निष्पादन है, और 432 से 435 में दंडादेशों का निलंबन है, ठीक है। तो ये इसकी बात करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको नहीं खोला। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक एक धारा को हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन उसमें IPC के साथ पढ़ेंगे, इसलिए एक बार इसका रिवीजन और होना बेहद आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो अध्याय संख्या, यानी चैप्टर संख्या 33 की अगर हम बात करें, 436 से 450 तक की बात करता है, जो जमानत और बंद पत्रों के विषय में बंद करता है, ठीक है। जो जमानत और बंद पत्र है उनके विषय में जो प्रोविजंस है उनकी बात करेगा। सेक्शन चैप्टर 34 451 से 459, यानी कि संपत्ति का व्यय, संपत्ति के जो खर्चे की बात करता है, वो 451 से 459 के बारे में बात करेगा। और अध्याय संख्या 35 460 से 466 की बात करेगा, जो अनियमित कार्यवाही होती है यहाँ पर, वो सारी चीजें आती हैं। अध्याय संख्या 36 467 से 473 की बात करता है, जो कुछ आपराधिक मामलों का संज्ञान करने के लिए जो परिसीमाएं तय की जाती है वो यहाँ पर की जाती है, 36वें अध्याय में 467 से 473 तक के बीच में। और जो 37 यानी कि 37वां अध्याय है, 484 से मतलब 474 से 484 तक, यानी कि प्रकीर्णन की बात करता है। दोस्तों ये सब चीजें बताना इसलिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि अगर एक बार हम इनको पढ़ लेंगे, ये तो याद समझ लीजिएगा, अगर आप HGS में जाना चाहते हैं, यूपी या PCSJ में जाना चाहते हैं, ये तो आपको कंठस्थ याद करना ही होगा। हालांकि कुछ एक सिलेबस, कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ एक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्पेशली यूपी, उत्तराखंड और बिहार स्टेट के लिए बने हैं, कि ज़्यादातर वहीं से रिवाइज किया गया है। कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके विषय में हम विशेष मतलब डीपली चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी तो इसको कमेंट में बता देना, और इस तरीके के आगे कोई वीडियो चाहिए अगर आप HGS, CRPC, APO वगैरह की तैयारी करें तो बता देना मुझे, ठीक है।
और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।